Day 7 एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस हमने स्टार्ट किया। कोई 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अभी तक हमने ऑडिट रिपोर्ट का एरिया कवर कर रहे हैं। कोई ऑडिट रिपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स हमने कवर की। ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें कुछ कंटेंट्स की हमने थोड़ी डिटेल देखी। बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा कि ऑडिट मैटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ISA 701, ISA 720 अदर इंफॉर्मेशन की हमने बातें की। कुछ मैन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक क्वेश्चन हम मार फ्रॉम जून 2014 कवर कर चुके हैं। ऐसी बातें हैं, क्या ख्याल है? सो मूव होते हैं थोड़ा और आगे। कोई 1-2 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो और डिस्कस करते हैं। ISA 500 ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या कहता है? ISA 500 ऑडिट एविडेंस कि ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन एविडेंस बिफोर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। एक ऑडिटर को क्या करना है? ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले एविडेंस ऑब्टेन करनी। ये ISA 700 ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड भी कहता है और ISA 500 ऑडिट एविडेंस भी कहता है। हाँ, वो जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं वो क्या ऑब्टेन करने हैं? एक तो सफिशिएंट होने चाहिए और दूसरा एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करने हैं वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होने चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंस क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी में होने चाहिए और एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी, रिलायबल और रेलेवेंट होने चाहिए। अब क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऑडिट एविडेंस 50 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, तो ऐसा नंबर नहीं है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ऑडिटर को मेंटेन रखना चाहिए अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या मेंटेन रखना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि एक ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, एक ऑडिटर को क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, मीन एक ऑडिटर के दिमाग में कीड़ा होना चाहिए। बेशक एविडेंस मिल गए हैं फिर भी थ्रू आउट द ऑडिट मोर एंड मोर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। ये क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बेशक एविडेंस मिल गए हैं लेकिन फिर भी दिमाग में रखना नहीं, कोई मसला हो सकता है, और एविडेंस जहां से भी मिलता है लेने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। सो क्वांटिटी का मतलब क्या है? टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मीन रिक्वायरिंग मोर एंड मोर एविडेंस। क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अनड्यू ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो भी एविडेंस मिल गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट को आप डिसऑनेस्ट समझना शुरू कर दो, नहीं, उसे डिसऑनेस्ट में नहीं समझना, लेकिन अगर एविडेंस मिले हैं तो उनको भी आपने शक की निगाह से देखना है। मीन मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में थ्रू आउट लगे रहना है। फिर जो एविडेंस ऑब्टेन करने हैं वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। क्वालिटी, रिलायबल का मतलब क्या है? वो कहता है जी एक्सटर्नल सोर्स से जो एविडेंस जो है वो मोर रिलायबल है देन इंटरनल एविडेंस। मीन कंपनी के बाहर से जो एविडेंस मिलेगा, लाइक कस्टमर से कंफर्म करो, सप्लायर से कंफर्म करो, बैंक से कंफर्म करो, ये मोर रिलायबल है देन इंटरनल एविडेंस फ्रॉम विद इन द कंपनी। इंटरनल वो कहता है जी रिलायबल है इफ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम, कि अगर कंपनी का कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उस सूरत में इंटरनल रिलायबल है। अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फिर इंटरनल एविडेंस कभी भी रिलायबल नहीं है। कहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं। ओरिजिनल रिलायबल हैं देन फोटोकॉपीज या फैक्सिस। फोटोकॉपी या फैक्स रिलायबल नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रिलायबल है। फिर कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन रिटन एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल है देन
ऑरल एविडेंस। फिर कहता है ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल है। ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल है देन ऑब्टेनिंग एविडेंस फ्रॉम समवन एल्स वर्क। लाइक इंटरनल ऑडिटर ने कोई काम किया तो आप उसके वर्किंग पेपर ले लो, नहीं वो उतना रिलायबल नहीं है जितना आप खुद अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लोगे कि वाकई ये चीज़ ऐसी है या नहीं। जितना आप खुद कैलकुलेशन करके वेरीफाई करोगे वो ज़्यादा रिलायबल है। सो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, और एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी रिलायबल। और क्वालिटी रिलायबल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। Internal evidence are reliable if control system is strong. Original documents are reliable than photocopies and faxes. Documentary evidence more reliable than oral evidence, and auditor generated evidence is more reliable than obtaining evidence from someone else's work. फिर कहते हैं जो एविडेंस ऑब्टेन करना है वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। जो एविडेंस ऑब्टेन करना है वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब क्या है? कि ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होगा अगर वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को। एक एविडेंस रिलायबल होगा अगर वो सपोर्ट करता है किस चीज को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को, जिनको मैनेजमेंट असर्शंस का नाम भी दिया जाता है। क्या मतलब है ये असर्शंस का? रिप्रेजेंटेशंस, ट्रुथ्स। ये कंपनी की मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उसके अंदर कुछ चीजें रिप्रेजेंट करती है या कुछ ट्रुथ्स शो करती है। क्या कि जितनी भी फिगर हमने लिखी है ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, जितनी भी इनकम हमने लिखी है ये वाकई ही अकर हुई हैं, एसेट हमने लिखे हैं तो इनकी वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट है, जितनी भी फिगर हमने लिखी है ये एक्यूरेट है, हर फिगर अपने अपने हेड में प्रॉपर्ली क्लासीफाई है। अब हमने क्या करना होता है? उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई करना होता है। कब वेरीफाई करना है? जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का मकसद ही क्या है? टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, या टू वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड। कंप्लीट, एक्यूरेट, वैलिड क्या है? असर्शंस है। हाँ, अगर हमने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई कर लिया तो हमें रेलेवेंट मीन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस वेरीफाई नहीं हुई तो रेलेवेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। अब उन असर्शंस की बात करें तो कुछ असर्शंस जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ असर्शंस बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं, और कुछ असर्शंस प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड हैं। इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई 5 असर्शंस हैं। OCCA। O stands for occurrence, C stands for completeness, C stands for classification, C stands for cutoff, A stands for accuracy। बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई 4 असर्शंस हैं। VCRE, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड 4 असर्शंस हैं। यही ये कट ऑफ छोड़ के बाकी 4। OCCA, occurrence, completeness, classification and accuracy। इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें आती हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में क्या होते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज। दिस मीन ये सर्चेस हमने वेरीफाई करनी है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ये सर्चेस हमने वेरीफाई करनी है एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। अक्रंस का मतलब क्या है? कि हमने वेरीफाई करना है कि अगर कोई इनकम लिखी गई है इनकम स्टेटमेंट में तो वाकई ही अक्कर हुई है, फिक्टिशियस ओवरस्टेटेड नहीं है। मीन सेल लिखी हुई है तो उसके पीछे देखना है क्या वाकई ही
कहाँ से सेल आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? ट्रायल बैलेंस से। क्या ट्रायल बैलेंस में इतनी अमाउंट है? ट्रायल बैलेंस के पीछे क्या लेजर में इतनी अमाउंट है? लेजर के पीछे क्या जनरल एंट्री इतनी अमाउंट की है? उसके पीछे क्या सेल इनवॉइस है? क्या कोई डिस्पैच नोट है? क्या कोई सेल ऑर्डर भी है? हाँ, अगर ये पीछे सारी ट्रेसिंग मिल गई, जिसमें सेल वाकई अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है, ओवरस्टेटेड नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कि हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। किस चीज को अंडरस्टेट किया जाएगा? एक्सपेंडिचर को या इनकम को? एक्सपेंडिचर को। तो मेनली परचेजेस, एक्सपेंडिचर को देखना है कि मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कि हर चीज अपने एप्रोप्रिएट हेड में क्लासिफाइड है। ऐसे नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया गया, ऐसे नहीं है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर दिया गया। हर चीज अपने अपने हेड में प्रॉपर्ली क्लासिफाई है। एडमिन एक्सपेंसेस एडमिन में है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन उसमें मिसक्लासिफाई नहीं है। कट ऑफ का मतलब क्या? कि फिगर्स अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है। कंपनी की मैनेजमेंट समटाइम कट ऑफ एरर करती है। सपोज हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020, स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2020 को। दिस मीन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं इस ईयर की, तो उसके अंदर वही सारी फिगर्स आनी चाहिए ना जो इस डेट से इस डेट तक कवर हुई हैं। मैनेजमेंट क्या करती है? समटाइम इधर वाली सेल को उठा के इधर लिख देती है, इधर के एक्सपेंडिचर या परचेजेस को उठा के नेक्स्ट पीरियड में लिख देती है। क्यों? उससे क्या होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, हमें बोनस ज्यादा मिलेगा। ये क्या है? कट ऑफ एरर्स। तो कट ऑफ में हमने क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं। इस पीरियड की ट्रांजैक्शन इसी पीरियड में नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और इस पीरियड की ट्रांजैक्शन इसी में, कहीं गलती से या जानबूझ के इधर की ट्रांजैक्शन इधर या इधर की इधर रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है यानी ट्रांजैक्शन। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कि अगर कोई फिगर लिखी गई तो उसमें कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। लाइक सेल कैलकुलेट की गई है कैसे? यूनिट इनटू प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस सेल डिस्काउंट नेट सेल, तो इसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। वो हम क्या करते हैं? रिकैलकुलेट करके सारी फिगर देखें कि वाकई एक्यूरेट है। तो इनकम स्टेटमेंट हमने क्या देखना है? अकरेंस कहीं इनकम ओवरस्टेटेड तो नहीं है, कंप्लीटनेस एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड तो नहीं है, हर चीज़ अपने करेक्ट हेड में क्लासीफाई है या नहीं है, ट्रांजैक्शन करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं, और अरिथमेटिक एरर नहीं है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट हमने 4 सेक्शन वेरीफाई करनी है। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? कि एसेट कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है। कैसे एसेट ओवर वैल्यू हो सकता है? अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी, अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की जाएगी, इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं किया जाएगा, तो उस सूरत में एसेट क्या हो सकता है? ओवर वैल्यू। बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई तो एसेट ओवर वैल्यू हो सकता है। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी पे रिकॉर्ड नहीं की गई तो एसेट ओवर स्टेटेड हो सकता है। क्या ख्याल है? तो देखना है कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है। कंप्लीटनेस, हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, स्पेशली लायबिलिटीज प्रोविजंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जिसको ऑनरशिप का नाम भी दिया जाता है, कि अगर कोई एसेट लिखा हुआ है तो उसकी ऑनरशिप कंपनी के नाम पर है या नहीं है। कि अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो फिर साथ कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लीजेस। क्या ख्याल है? कैसे चेक करेंगे कंपनी के नाम पर है या नहीं? टाइटल डीड्स देखेंगे, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देखेंगे, या इनवॉइस देख लेंगे, सारी पेमेंट हुई है तो कंपनी का है, वरना नहीं। एग्जिस्टेंस, कि अगर कोई एसेट लिखा है तो वाकई कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है। कैसे वेरीफाई करेंगे? फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, एसेट को जाके देखेंगे वाकई कंपनी में है या नहीं। ना सिर्फ एसेट, उसकी कंडीशन भी देखेंगे कि जिस अमाउंट वाला लिखा है उस अमाउंट वाला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ऐसा तो नहीं 5 लाख की मशीनरी लिखी, आगे स्क्रैप 50,000 वाली पड़ी हुई। इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री काउंट अटेंड करके इंश्योर करेंगे इतनी इन्वेंट्री पड़ी या नहीं पड़ी। कैश को काउंट करके देखेंगे इतना कंपनी के अंदर पड़ा है या नहीं पड़ा, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बैंक में है तो बैंक से कंफर्मेशन करेंगे भाई क्या इस डेट पे कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा एग्जिस्ट करता है। उसने कहा करता है तो यस एग्जिस्टेंस है।
प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर की बात करें तो हमने देखना है जी, जितने भी डिस्क्लोजर दिए गए हैं वाकई ही अकर हुए हैं, फिक्टिशियस नहीं है। जितने भी डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड थे कंप्लीटली प्रोवाइड किए गए हैं, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। डिस्क्लोजर में अगर कोई चीज़ दी गई है तो वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है। लाइक इन्वेंट्री आपने ठीक है लिख दिया, इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल कितना है, वर्किंग प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड कितना है, वो आपने डिस्क्लोज करना है। तो देखना उसमें कोई मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं, कहीं गलती से रॉ मटेरियल या वर्किंग प्रोसेस को भी फिनिश गुड्स में तो नहीं डाला जा रहा। क्या ख्याल है? और एक्यूरेसी के अगर कोई डिस्क्लोजर दिए गए हैं तो उसमें कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। अब अकाउंट हेड कितने हमारे, अकाउंट हेड कितने, 4, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज। तो इनकम एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे, एसेट्स लायबिलिटीज आ गई यहाँ पे। ये किन चीज़ों से रिलेटेड है? उन्हीं से रिलेटेड है ना, इनकम एक्सपेंडिचर एसेट्स लायबिलिटीज की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है ना। तो अगर हम इसको काट दें और कहेंगे इनकम स्टेटमेंट की हमने जो असर्शंस वेरीफाई करनी है उसके साथ एक प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर भी चेक करनी है, बैलेंस शीट की हमने एसेट्स लायबिलिटीज के साथ उनकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी चेक करनी है, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। So ISA 500 कहता है ऑडिटर मस्ट obtain sufficient appropriate audit evidence before expressing the audit opinion. Sufficiency mean quantity, maintaining professional skepticism, appropriate mean quality, reliable and relevant. क्लियर होती है बात? ये था सारा F8। ठीक हो गया? P7 लेवल पे ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं F8 नहीं पढ़ के भूल गए। ठीक हो गया? सो यहीं से एक टॉपिक हमारे पास और निकला, प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिटर को एविडेंस लेने हैं, लेकिन कैसे लेगा एविडेंस? ऑडिटर एविडेंस कैसे लेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करके। प्रोसीजर्स क्या है? ऑडिटर के एक्शन। प्रोसीजर्स क्या है? ऑडिटर के एक्शन जो उसने परफॉर्म करने हैं, क्या लेने के लिए? एविडेंस लेने के लिए। इन ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, और एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या ऑब्टेन करता है? एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? ऑडिटर के पास एविडेंस, हम कहें भाई ऑडिटर वहां किधर है तेरा एविडेंस, क्या दिखाएगा? अपने वर्किंग पेपर दिखाएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स उसने क्लाइंट के देखे हैं तो उनकी फोटो कापीज दिखाएगा, ये एविडेंस है। टाइटल डीड ये देखो मैंने देखा। फिजिकल इंस्पेक्शन अगर उसने की है एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए, तो एविडेंस क्या दिखाएगा आपको? एविडेंस क्या दिखाएगा आपको? नहीं, फिजिकल इंस्पेक्शन उसने की है एसेट की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए, तो हम उसे कहेंगे भाई दिखा एविडेंस किधर है, क्या दिखाएगा? वो जो फिजिकल इंस्पेक्शन उसने की उसके उसने नोट्स प्रिपेयर किए कि फलां बंदा फलां डेट टाइम पे उस जगह पे गया और उसने जाके देखा वाकई ही इतना एसेट ये कंडीशन वाला पड़ा था, ये रिटन वर्किंग पेपर प्रिपेयर किए, तो एविडेंस इसका क्या होगा? नोट्स ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन। नोट्स ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन। दिस मीन जब हमने ऑडिटर के प्रोसीजर लिखने हैं तो हमने लिखने हैं ऑडिटर के एक्शन, लाइक फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट टू वेरीफाई इट्स एग्जिस्टेंस, ये क्या है? एक्शन। लेकिन अगर आपने इसका एविडेंस लिखना है तो आप क्या लिखोगे? नोट्स ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। दिस मीन जब हमने प्रोसीजर लिखना है तो हमने ऑडिटर का एक्शन लिखना है, लेकिन जब हमने एविडेंस लिखना है तो हमने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो उसके पास वर्किंग पेपर में है उस प्रोसीजर के बाद। बैंक लोन को आपने वेरीफाई करना है, प्रोसीजर क्या होगा? इंस्पेक्शन ऑफ लोन एग्रीमेंट। इंस्पेक्शन ऑफ लोन एग्रीमेंट टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। इसका एविडेंस क्या होगा? कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट टू वेरीफाई इट्स अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। मीन जब एविडेंस लिखना है तो आपने क्या लिखना है? उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है जो आपके पास वर्किंग पेपर में है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ये प्रोसीजर और एविडेंस।
आपके P7 में कोई 20 नंबर हैं इस चीज़ के, और यही 20 नंबर आपके पेपर का पास या फेल डिसाइड करेंगे। क्यों? एग्जामिनर प्रोसीजर पूछते हैं, स्टूडेंट एविडेंस लिख के आ जाते हैं। एग्जामिनर एविडेंस पूछते हैं, ये प्रोसीजर लिख के आ जाते हैं। क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस होती है लेकिन दिमाग के साथ नहीं होती। दिमाग के साथ भी होती है लेकिन उसके बावजूद गलतियां कर रहे होते हैं। क्यों? टीचर को चेक नहीं करवाया था, वही गलतियां पेपर में जाकर करके आ जाते हैं। और जो स्टूडेंट कहते हैं ना मैंने पेपर बहुत कमाल किया, समझ नहीं, फेल हो गया P7, उनकी समझ ना आने की रीजन ये होती है, ये 20 नंबर में वो ब्लंडर मार के आए होते हैं, प्रोसीजर की जगह पे एविडेंस लिख के आए होते हैं, एविडेंस की जगह पे प्रोसीजर लिख के आए होते हैं। क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती, या होती है लेकिन दिमाग खोल के नहीं होती, मीन वर्डिंग प्रॉपर नहीं बनाई होती। अच्छा ये बात है, बस ऐसे तुक्के लगाए होते हैं, प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया होता जो पेपर में जाके करना होता है, या किया होता है उसमें गलतियां होती हैं, टीचर के थ्रू ठीक नहीं करवाई होती। बड़े गंदे गंदे स्टूडेंट्स को मैंने P7 पास होते देखा है, सिर्फ ये प्रोसीजर एविडेंस की अच्छी दिमाग खोल के प्रैक्टिस करते हुए। इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा पेपर मेरा फेल क्यों है। सो एक ऑडिटर क्या करता है? प्रोसीजर परफॉर्म करता है टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है? कोई 7 टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, recalculation, reperformance, and analytical procedure। ये क्या है? 7 प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। और जब भी एग्जामिनर कह दें आपने प्रोसीजर लिखने हैं तो आपका सेंटेंस इनमें से किसी वर्ड के साथ स्टार्ट होना जरूरी है। इन अपना एक्शन बताना है हम क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्शन 2 तरह की होती है, डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन या फिर इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन किसकी होगी? एसेट की टू वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री की टू वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस, या ऑब्सोलीट डैमेज तो नहीं है कंडीशन उसकी। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, लोन एग्रीमेंट को आपने इंस्पेक्ट करना है देखने के लिए, टाइटल डीड जिस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है देखने के लिए कंपनी के नाम पर है या नहीं है, या सेल इनकम को वेरीफाई करना था तो पीछे हम गए, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्री, सेल इनवॉइस, डिस्पैच नोट, सेल ऑर्डर, तो ये सारे क्या कर रहे हो आप? डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर रहे हो। क्या ख्याल है? ऑब्जर्वेशन ये यूज होता है मेनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, ये कंट्रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप क्या करोगे? जाके वॉच ऑब्जर्व करोगे। इंप्लॉई आते वक्त क्लॉक इन कर रहे हैं, जाते वक्त क्लॉक आउट कर रहे हैं, कंट्रोल है, एविडेंस लेना है। कैसे? ऑब्जर्विंग द क्लॉक इन क्लॉक आउट सिस्टम दैट एम्प्लॉइज properly clocking in on start of their work and clocking out at the end of their work। इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन द कंपनी हमें चाहिए तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्वायरी, जिसके लिए आप टर्म आस्क भी यूज कर सकते हो वर्ड, या डिस्कस भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर हम डिस्कस का वर्ड यूज करेंगे। डिस्कस विद मैनेजमेंट, डिस्कस विद इंटरनल ऑडिटर, डिस्कस विद एम्प्लॉय विद इन द कंपनी। कंफर्मेशन नहीं होगी, क्या होगी? इंक्वायरी। कंफर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंपनी लेनी है तो उसके लिए इंक्वायरी नहीं, क्या वर्ड यूज किया जाएगा? कंफर्मेशन। डेटर से हो सकती है अकाउंट बैलेंस की, बैंक से हो सकती है बैंक कंफर्मेशन लेटर के थ्रू, क्रेडिटर से हो सकती है, किसी एक्सटर्नल लॉयर से हो सकती है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी देखने के लिए प्रोविजन के अगेंस्ट।
क्या ख्याल है? आउटसाइड द कंपनी कंफर्मेशन, विद इन द कंपनी इंक्वायरी। क्लियर होती बात? रिकैलकुलेशन यूज होता है एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए। डेप्रिसिएशन आपने वेरीफाई करना है तो क्या करोगे? रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी। इंटरेस्ट रेट चेक करना है कि ठीक चार्ज हुआ या नहीं हुआ तो क्या करोगे? रिकैलकुलेट इंटरेस्ट रेट यूजिंग द रेट एंड अमाउंट। इसलिए एक्यूरेसी के लिए, जिसके लिए टर्म रिकम्प्यूटेशन भी आप यूज कर सकते हो। मीन जो चीज कंप्यूट हुई है उसको आप क्या करोगे? रिकम्प्यूट करके देखोगे। रीपरफॉर्मेंस अगेन यूज होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। अगर सिस्टम मैनुअल हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे ऑब्जर्व करके, लेकिन अगर सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर होते हैं तो हम क्या करते हैं? डमी ट्रांजैक्शन रीपरफॉर्म करके देखते हैं कि रिजल्ट जो हमारी डमी ट्रांजैक्शन के ऑब्टेन हो रहे हैं क्लाइंट की रूटीन ट्रांजैक्शन के भी वही हैं या नहीं है। ठीक हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? कंपेयर करना किसी एक डाटा को दूसरे डाटा से। लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेक करनी तो क्या करोगे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन रेट को कंपेयर करोगे विद प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन रेट। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट रेट कंपनी इतना चार्ज कर रही है तो उसको कंपेयर करोगे किसके साथ? लोन एग्रीमेंट के साथ, कि वाकई इतना इंटरेस्ट रेट है जितना कंपनी चार्ज कर रही है। करंट ईयर फिगर को प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करके देखोगे फ्लक्चुएशन कितनी आई है, जिसके लिए आप टर्म जो है वो एग्री भी यूज कर सकते हो। एग्री करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर, या आप वर्ड कंपेयर भी यूज कर सकते हो, कंपेयर दिस विद दिस, या आप वर्ड रिकंसाइल भी यूज कर सकते हो, रिकंसाइल दिस विद दिस। सो ये 7 क्या है? प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई करना है तो प्रोसीजर क्या होगा? इंस्पेक्शन ऑफ लोन एग्रीमेंट टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड। इसके बाद जो आपके पास वर्किंग पेपर में चीज आई वो क्या है? एविडेंस। लोन एग्रीमेंट कॉपी या कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। क्या ख्याल है? बैंक से कंफर्मेशन आपने की लोन की अमाउंट की तो कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ लोन, एविडेंस क्या होगा? बैंक से कंफर्मेशन की तो बैंक कंफर्मेशन लेटर, बैंक कंफर्मेशन लेटर जो आपने डायरेक्टली ऑब्टेन किया टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ लोन। मैनेजमेंट से आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कस की देखने के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं, तो प्रोसीजर क्या हुआ? डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी टू सी इफ एप्रोप्रिएट। इसका एविडेंस क्या होगा? नोट्स ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट, नोट्स ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट या रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट। या सर और क्या टर्म यूज हो सकती है इसके यहाँ पे? कॉपी ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट, नोट्स ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट या रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट। क्या है? रिटन रिप्रेजेंटेशन अभी कोई चीज हमारे लिए है नहीं, हम पढ़ेंगे तो फिर होगी। ठीक हो गया? वो देखेंगे उसका प्रोसीजर क्या होगा, एविडेंस क्या होगा। तो जब भी प्रोसीजर लिखना है तो आपने क्या लिखना है? एक्शन। लेकिन जब एविडेंस लिखना है तो वो चीज लिखनी है जो आपके पास वर्किंग पेपर में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने समटाइम कोई डिस्क्लोजर देखना है या नहीं है तो आप क्या करोगे? रिव्यू या इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर। ये क्या था? प्रोसीजर। तो एविडेंस क्या होगा? कॉपी या एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर। क्या ख्याल है? इनको प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो उसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो भी क्या है? एविडेंस है। चलें आगे। एक क्वेश्चन मिला आपको आज स्नाइप के नाम से,
मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? स्नाइप फ्रॉम जून 12 पेपर। दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक पार्ट ए फॉर 8 मार्क्स एंड पार्ट बी फॉर 7 मार्क्स। क्या रिक्वायरमेंट है नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर द पार्टनर responsible for performing an engagement quality control review on the audit of Snipe company. You are currently reviewing the audit working papers and draft audit report on the financial statements of Snipe company for the year ended 31st January 20x2. Always underline the year end 31st January 20x2. The draft financial statements recognize revenue of $8.5 million, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ $1 million एंड टोटल एसेट्स ऑफ $175 million। क्यों? मटीरियलिटी कैलकुलेशंस के लिए। रिक्वायरमेंट ए, अगर रिक्वायर्ड देखें फॉर 8 मार्क्स करना क्या आपको, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइल रिव्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, क्या आप नॉन करंट एसेट का कोई फाइल रिव्यू कर रहे हो, कमेंट ऑन द मैटर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, कमेंट ऑन द मैटर दैट शुड बी कंसीडर्ड। इसका मतलब क्या है, मटीरियलिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, मटीरियलिटी कैलकुलेशन भी और साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने देखना है कौन सा स्टैंडर्ड क्या बात करता है, वो पर्टिकुलर बात करना क्या है, कमेंट ऑन द मैटर एंड द एविडेंस यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड रिगार्डिंग द न्यू प्रोसेसिंग एरिया। और फिर उसी मैटर से रिलेटेड आपने बताना है कि आपके पास एविडेंस क्या होने चाहिए। और एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट ऑन द मैटर दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड प्रोवाइड प्रोसीजर्स या एविडेंस। दिस मीन हाफ मार्क्स कमेंटिंग के, मटीरियलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और हाफ मार्क किस चीज़ के हैं, हाफ मार्क किस चीज़ के हैं, एविडेंस या प्रोसीजर्स के। 8 नंबर है, दिस मीन 4 एविडेंस लिखेंगे हम, 4 नंबर की मटीरियलिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस नंबर देते हुए स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। नाम जरूरी नहीं है लेकिन नंबर देना जरूरी है। ठीक हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें नहीं आते, हम सारे पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। During the year, Snipe Company's factory was extended by the self-construction of a new processing area at a total cost of $5 million. कंपनी अपना कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट 5 मिलियन का कैपिटलाइज कर रही है, कोई स्टैंडर्ड है इसके ऊपर? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IA 16 क्या कहता है, अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑल कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस आउट। क्या ख्याल है? तो 5 मिलियन देखना है, अगर सारा का सारा अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन है तो फिर तो ठीक है। हाँ, अगर कोई आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन है तो नहीं कैपिटलाइज होना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ, ये 16 क्या कहता है, ऑल कॉस्ट अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है IAS 23, जिसकी सिर्फ एक बात आपने याद रखनी P3 के लिए, P7 के लिए, क्या, अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन शुड बी एक्सपेंस आउट। तो कंपनी ने क्या किया जी, 5 मिलियन का कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कैपिटलाइज किया हो तो पहले तो 5 मिलियन को उठा के टोटल एसेट के साथ कंपेयर करके बता दो मटेरियल है या नहीं है। और 175 का ये 5 मिलियन 1% से अबव है, यस मटेरियल है। क्या ख्याल है? 1% और मोर होता है टोटल एसेट का मटेरियल, तो मटेरियल है कितना, 2.8 मटीरियल एंड हैंस मटीरियल। तो क्या लिखेंगे हम, 5 मिलियन कॉस्ट इज -% ऑफ टोटल एसेट एंड हैंस मटीरियल। Included in the cost capitalized are borrowing cost of $100,000 incurred during the 6-month period of construction, और इसमें 100,000 जो है वो borrowing cost भी है। और पर IAS 23 borrowing cost up to date of completion of the asset should be capitalized। ये एक बात कर देंगे। A loan of 4 million carrying an interest rate of 5% was taken out in respect of the construction on 1st March 20x1 when construction started। कितना लोन है?
4 मिलियन का, तो अगर हम इसको 4000 कर लें इंटू 5% इंटरेस्ट रेट है तो कंप्लीट ईयर का कितना कॉस्ट बनती है? क्या कहना, 1200 बनती है। 5% अगर हम निकाल लें 4 मिलियन का जो लोन है 1200 बनती है, और ज़्यादा बनती है 200 बनती है। चलो जी 200 बनती है, ठीक हो गया। ओके, कहता है जी 1 मार्च को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। द न्यू प्रोसेसिंग एरिया वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 सितंबर 20x1। दिस मीन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स का चार्ज होना चाहिए अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन कब हुई है? 1 सितंबर को। तो इंटू क्या कर देंगे 6/12, तो कितना बन गया 100,000, और इतना ही उसने कैपिटलाइज किया हो तो इस 100,000 की प्रॉफिट के साथ मटीरियलिटी कैलकुलेशन भी दे दो कि मटीरियल है, ये कैलकुलेट भी करेंगे 100 कैसे आया, ठीक हो गया। बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन भी देंगे कि कितनी होनी चाहिए थी, तो 100 होनी चाहिए थी, और प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन करके दिया हमने, मटीरियलिटी भी बता दी, एनहांस मटीरियल। सो एसेट जो है वो क्या हुआ जी 1 सितंबर को रेडी फॉर यूज था, और उसका यूजेज स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर से, और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्यों दी गई है? डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 सितंबर से 1 दिसंबर से। पर IAS 16 depreciation should be started when asset is ready for use rather than when they used. So 5 मिलियन जो है 15 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब देखना है चार्ज करंट ईयर में कितनी होनी चाहिए। ईयर एंड क्या था? जनवरी। दिस मीन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 5/12 जो है वो चार्ज होनी चाहिए। इस 5/12 की एक फिगर आ जाएगी, उसकी प्रॉफिट के साथ मटीरियलिटी दे दो, एनहांस मटीरियल। क्या ख्याल है? ये क्या हो गई? कमेंटिंग हो गई 4 नंबर के लिए। ये क्या होगी? 4 नंबर के लिए कमेंटिंग होगी। आपने बोरिंग कॉस्ट की बात कर दी पर IAS 23 उसकी कैलकुलेशन मटीरियलिटी दे दी, और फिर आपने डेप्रिसिएशन की बात कर दी पर IAS 16 कब से स्टार्ट होनी चाहिए और उसकी कैलकुलेशन मटीरियलिटी दे दी। यही 2 इशू थे इसके अंदर। ऊपर वो जो 5 मिलियन की आपने दी है मटीरियलिटी, वो 2 ना 2 इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन इशू है उसकी मटीरियलिटी ज़रूरी देने। आप इस रिलेटेड कोई 4 एविडेंस बता दें, डॉक्यूमेंट्स के नाम। 4 मिलियन का लोन था, इंटरेस्ट रेट इतना था, आपने वेरीफाई किया होगा तो इंस्पेक्शन की होगी। अब क्या आएगा? एविडेंस क्या आएगा? लोन एग्रीमेंट कॉपी। लोन एग्रीमेंट कॉपी टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड, मीन कब से स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। ये एसेट कंप्लीट हुआ है 1 सितंबर को, ये कहाँ से वेरीफाई करोगे? कंप्लीशन सर्टिफिकेट होंगे कोई, यहाँ से पता चलेगा कि इस डेट को कंप्लीट हुआ, तो इसकी एविडेंस क्या होगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉपी टू वेरीफाई कंप्लीशन डेट ऑफ एसेट इज 1 सितंबर। मैनेजमेंट से डिस्कस भी किया जा सकता है रिगार्डिंग कंप्लीशन। डेप्रिसिएशन आपने क्या की होगी? रिकैलकुलेट की होगी। ये वो क्या था? प्रोसीजर। तो एविडेंस क्या होगा? नोट्स ऑफ डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन टू वेरीफाई डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। कितने हो गए? 3 हो गए। और की बात, और की बात। यूजफुल लाइफ से कहाँ से वेरीफाई की होगी? पॉलिसी डॉक्यूमेंट से, जिसको आपने इंस्पेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉपी ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी डॉक्यूमेंट कॉपी टू वेरीफाई यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज 15 ईयर्स। अगर कोई शक है तो आपने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली होगी। क्या कह रहा है? एक्सपर्ट ओपिनियन कॉपी टू वेरीफाई यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज 15 ईयर्स। क्या ख्याल? लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। 4 एविडेंस लिखे जा सकते हैं। आज हमने सिर्फ एक पार्ट किया है, इस तरह के कोई 20-25 पार्ट हम थ्रू आउट सेशन करेंगे प्रोसीजर एविडेंस वाले। इनको प्लीज़ एक दफ़ा मेरे साथ क्लास में लिखना है जब मैं बोल रहा हूँ, और एक दफ़ा क्लास के बाद भी हाथ से लिखना है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 7 गुड मार्क्स क्या कहता है?
required critically appraise the extract from the proposed audit report of Snipe company for the year ended 31st January 20x2. क्या करना है आपको? प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को क्रिटिकली अप्रेज करना है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन मार में किया था। प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट का हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट किया था, वहां पे 10 नंबर के लिए किया था, यहाँ पे 7 नंबर के लिए करना है। तो देखते हैं क्या। Snipe company has in place a defined benefit pension plan for its employees. कोई स्टैंडर्ड है इसके ऊपर? IAS 19। दो तरह के प्लान होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी IAS 19 की हमारे P7 पेपर के लिए, कि इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान कोई एक्चुअरियल गेन या लॉस होता है, कहाँ पे चार्ज होना चाहिए? OCI को। तो एक बात पहले ये याद रखनी है, इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान एक्चुअरियल गेन और लॉस शुड बी चार्ज टू OCI। दूसरी बात, डिटेल डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट शुड बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी पूरा स्टैंडर्ड गया भाड़ में। हमें इस पेपर के लिए सिर्फ यही दो बातें याद रखनी IAS 19 की। In case of defined benefit plan, actuarial gain or loss should be charged to OCI and detailed disclosure about employee benefit should be provided in the financial statement. ठीक हो गया? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन अब क्या कहता है। So Snipe company has in place a defined benefit pension plan for its employees. An actuarial valuation on 31st January 20x2 indicated that the plan is in deficit by $10.5 million. तो चार्ज होना चाहिए OCI को। द डेफिसिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को चार्ज नहीं किया गया। ये ऊपर भी स्नाइप कंपनी थी, क्या ख्याल है? दिस मीन मटीरियलिटी हम 10.5 की कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ख्याल है? और मटीरियल भी है, तो उसकी बेस पर कौन सी ओपिनियन होनी चाहिए, रिपोर्ट कौन सी होनी चाहिए, क्वालिफाइड या एडवर्स? क्वालिफाइड। अब देखते हैं उसने क्या किया। Okay, the deficit is not recognized in the statement of financial position. An extract from the draft audit report is given below. अब हमारा आंसर स्टार्ट होगा। अभी ऊपर सिर्फ क्या थी? तमहीद, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही थी क्या इशू है, और उसके अकॉर्डिंग हमने माइंड बना लिया कि रिपोर्ट कौन सी होनी चाहिए। अब देखते हैं वो है या नहीं है। सो ऑडिट रिपोर्ट में एक्सट्रैक्ट क्या है जी? एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्स ओपिनियन इन रिलेशन टू पेंशन एक पैराग्राफ है, और नीचे ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ है। दिस मीन ये शायद पहला पैराग्राफ बेसिस और ओपिनियन पैराग्राफ है, क्या ख्याल है? और नीचे ओपिनियन पैराग्राफ है, तो पहली बार तो प्लेसिंग ही गलत है। ओपिनियन बिफोर बेसिस फॉर ओपिनियन होना चाहिए, बेसिस फॉर ओपिनियन आफ्टर होना चाहिए। और दूसरा, इसकी हेडिंग भी गलत है, क्या ख्याल है? ओपिनियन पैराग्राफ की यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए थी क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर ओपिनियन की हेडिंग होनी चाहिए थी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन रादर देन एक्सप्लेनेशन फॉर एडवर्स ओपिनियन इन रिलेशन टू पेंशन। और ये एडवर्स ओपिनियन की बात कर रहा है, जो कि इनएप्रोप्रिएट है इन दिस केस बिकॉज द मैटर इज मटीरियल रादर देन परवेसिव। कैसे मटीरियल? इज दिस % ऑफ टोटल एसेट एंड हेंस मटीरियल ओनली रादर देन परवेसिव। तो एक बात ये भी की जा सकती, क्या ख्याल है? मटीरियलिटी के कैलकुलेशन भी बीच में शो की जा सकती। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड द कंपनीज पेंशन प्लान। मैटर बता दिया उसने। This deliberate omission contravenes accepted accounting practices and means that the accounts are not properly prepared. पहली बात तो आपने deliberate omission मीन मैनेजमेंट ने जानबूझ के ये हरकत की है, ये एक हार्श वर्ड है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को हिट कर रहे हैं। हमें थोड़ा सॉफ्ट ऑन जनरल बात करनी चाहिए थी कि स्टेटमेंट है रादर देन डेलिब्रेटली मैनेजमेंट ने किया है। और दूसरा, कौन से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया गया? तो क्या स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया गया? बेसिस ओपिनियन में हमने 5 बातें की थी। मैटर बताना है वो उसने बता दिया, स्टैंडर्ड बताया उसने कि पर IAS 19 जो है वो OCI को चार्ज होना चाहिए, तो जो मैनेजमेंट ने नहीं चार्ज किया तो ये मिसिंग है। क्वांटिफिकेशन दी गई है इसके अंदर, कितनी अमाउंट से मिसस्टेटमेंट हो रही है, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, क्या जस्टिफिकेशन दी गई है हाउ यू ट्रीटेड द मैटर मटीरियल और परवेसिव? नहीं। और बेसिस ओपिनियन में और क्या आता है? 3 बातें। Work performed for IAS is sufficient appropriate audit advice have been obtained and maintaining ethical
रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस तो वो भी मेंशन नहीं है। इसके ऊपर जितने मर्जी पॉइंट बना लो। उसके बाद ओपिनियन पैराग्राफ, तो उसकी हेडिंग क्या हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन होनी चाहिए थी। इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड अबव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्नाइप कंपनी। ये तो एडवर्स ओपिनियन दे रहा है, जबकि मैटर जस्ट मटीरियल रादर देन परवेसिव। क्वालिफाइड ओपिनियन होनी चाहिए थी। एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो 7 बातें की जा सकती, प्लेसिंग की बात हो गई, हेडिंग की बात हो गई, उसके बाद मटेरियल परवेसिव की बात होगी एडवर्स के लिए, और उसके बाद बेसिस और ओपिनियन के अंदर जो बातें नहीं हैं वहाँ से इतने मर्जी पॉइंट बना लो। ये क्वेश्चन हमने कल किया था ऑडिट रिपोर्ट का, एक आज किया। कोशिश करनी है प्लीज़ इन क्वेश्चन को साथ साथ अटेम्प्ट करते जाना है। कैसे अटेम्प्ट करना है, एक दफ़ा क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया, पॉइंट नोट कर लो क्या क्या बातें करनी है। घर जाके एक दफ़ा दोबारा से देखो, वही पॉइंट्स दोबारा से आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आंसर पढ़ लो किट से, BPP किट से। उससे क्या होगा, वो जो पॉइंट हमने उठाए उनसे रिलेटेड कैसे उनको एक्सप्रेस किया गया है वो क्लैरिटी आ जाएगी, वर्ड्स मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट हो सकता है हम मिस कर गए तो आंसर से वो भी मिल जाएंगे। अब एक अच्छा रिफाइंड आंसर हमारे दिमाग में आ गया। अब इसको दिमाग में रचाने बसाने के लिए हमें क्या करना है, इसे हाथ से अटेम्प्ट करना है। हाथ से अटेम्प्ट करने से क्या होगा, वर्डिंग हम अपने हाथ से बनाएंगे और एक अच्छा रिफाइंड आंसर इस सिचुएशन में, इस रिक्वायरमेंट में क्या हो सकता है वो हमें पता चल गया। हम ये जो क्वेश्चन कवर करेंगे अपने सेशन में, हमारा कोई 70 मार्क्स का पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से होगा। यही रिक्वायरमेंट होंगी, यही स्टोरीज होंगी। और अगर ये हमने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो वो 70 मार्क्स का पेपर जो है वो तो हमें क्या मिल गया, देखा हुआ। जो अगर हमने परफेक्ट अटेम्प्ट कर लिया तो उसमें से 50 हम ले गए। ऊपर वाला जो 30 मार्क्स होगा, टॉपिक यही होंगे, कॉन्सेप्ट यही होंगे, सिर्फ स्टोरी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे। उसमें से 10-15 जितने भी नंबर आते हैं वो सारा हमारा क्या होगा, बोनस। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो ये जो 70 मार्क्स देखे हुए परफेक्ट हमने अटेम्प्ट करने थे, ये भी अच्छे नहीं अटेम्प्ट होंगे, फिर पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा। इस पेपर के साथ स्टूडेंट का एक मसला है टाइमिंग का भी, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होता। क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो हमें वो सेंटेंस बनाना आएंगे, दूसरा हमें पता चलेगा कि इस एक नंबर के लिए मैंने 2-3 लाइनों में इसको सम अप कैसे करना है। उससे क्या होगा, पेपर हमारा ऑन टाइम कंप्लीट करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस के बिना जाओगे 70-75 मार्क्स से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकोगे। इनफैक्ट अगर ये पेपर आपको 100% आता है फिर भी आप बड़ी मुश्किल से 90-92 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर पेपर आता है तो 100 मार्क्स का पेपर ये आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अगर पेपर आता है तो। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आने के बावजूद आप 70-75 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और अगर अटेम्प्ट ही 70-75 का किया, तुम्हारी एक बदकिस्मती है, हम गोरों के घर पैदा नहीं हुए, हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल नहीं है कि हम जितना लिखें उतने नंबर ले लें। हमारा लेवल क्या है, हम जितना लिखेंगे हमें उससे आधे नंबर मिलेंगे। इसलिए पेपर पूरा अटैम्प्ट करना भी ज़रूरी है और क्वालिटी अटैम्प्ट करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्लीज़। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।